हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहले तो माफी की काफी दिन से हम आ नहीं पाए। पिछले लगभग मुझे लगता है 1 महीना हो गया वीडियो ना बनाए हुए। उसका कुछ कारण भी है कि थोड़ी तबीयत मेरी खराब हो गई थी, तो इस वजह से और फिर थोड़ा शेड्यूल बिजी हो गया था, तो ये सब चीजें थी। खैर, अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम किस विषय पे बात करेंगे? देखिए कि थोड़ा सा यूनिक रहने वाला है इससे। आज हम जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि भाई मेरा फला ग्रह कैसा बैठा है, जैसे मेरी कुंडली में गुरु कैसा बैठा है या शनि कैसा बैठा है। या फिर जैसे मान लीजिए कि आपको ये जानना है कि जो बेसिकली हम राशियों के बारे में बात करेंगे कि ग्रहों का जन्म कुंडली और नवांश कुंडली में अलग अलग राशि में जाने में क्या फल हो सकता है और उसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है। और उसके बाद जैसे आपको अगर जानना हो कि कोई व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान ज्यादा मात्रा रखता है, उसको मान सम्मान प्राप्त होगा, या फिर पैसा ज्यादा मायने रखता है, पैसा उसके जीवन में मिलेगा, या फिर व्यक्ति बहुत जिम्मेदार होगा, उसका उसको भावनात्मक सुख कैसा रहेगा, जो एक होता नहीं कि मानसिक संतोष, एक तरीके से प्लेजरेबल लाइफ वो जी रहा है, खुशी है उसके जीवन में, आनंद है। ये सारी चीजें कैसे देखी जा सकती है, व्यक्ति ज्ञानी होगा कि नहीं होगा, या फिर वो अपना जीवन अध्यात्म में बिताएगा, ये सब राशियों से कैसे जाना चाहिए, इस पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 1 मिनट बस दीजिएगा। हम्म, तो साइंस ऑफ प्लैनेट इन D1 एंड D9, जन्म कुंडली और नवांश कुंडली में राशि की महत्ता क्या है। सबसे पहले देखिए कि इसमें ये दो भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले हम राशियों के महत्ता के बारे में बात करेंगे कि किसी भी राशि में यदि कोई ग्रह जाता है तो राशि क्या फल देने की कोशिश करती है। और उसके बाद अगर हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे कि कोई भी ग्रह पर्टिकुलर राशि में जाता है तो वो ग्रह किस तरह का फल देने की कोशिश करेगा। वैसे तो सुनने में एकदम सेम लग रहा होगा, लेकिन इसमें अंतर है और इसीलिए मैंने इसको अलग अलग बांटने की कोशिश भी की है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हम राशियों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दें कि वैसे तो इसका कई विभाजन आता है, लेकिन आज हम राशियों के एलिमेंट पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि 12 राशियां होती हैं, आप सब जानते हैं, जिसमें से आपकी मेष हो गई, सिंह हो गई और धनु हो गई, अग्नि तत्व की राशि होती है। ऐसे जल तत्व की राशि होती है आपकी कर्क वृश्चिक मीन। पृथ्वी तत्व की राशि होती है आपकी वृषभ कन्या मकर, और वायु तत्व की राशि होती है आपकी मिथुन तुला और कुंभ। ऐसे करके चार तरह के तत्व में राशियों को डिवाइड किया जाता है। अब ये तत्व रिप्रेजेंट क्या करते हैं, इस पे हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी अग्नि तत्व है, यानी कि जो आपकी एक पांचवा राशियां है, ये रिप्रेजेंट करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि ज्यादा कितना जिम्मेदार है, कितना उसके अंदर एथिक्स है, एथिकल को रिप्रेजेंट करती है, ईमानदार होना। ठीक है। और आपका कितना व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा जीवन में, वो लोगों से मतलब लोग उसको अ, इज्जत देंगे कि नहीं, ये सब कुछ अगर हमको देखना हो तो हम अग्नि तत्व की राशि से विचार करेंगे। अभी कैसे देखना है ये भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आप इसका ढांचा समझ लीजिए कि अलग अलग तत्व रिप्रेजेंट क्या करता है। ऐसे ही जो आपका जल तत्व है, जल तत्व आपका अच्छे अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, व्यक्ति कितना खुश है, मानसिक रूप से कितना संतुष्ट है, ये जानना हो तो हम जल तत्व में बैठे लोगों को देखते हैं और उनको एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आपका पृथ्वी तत्व आता है। पृथ्वी तत्व आपका मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए बहुत अच्छा है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है। ये दिखाता है कि व्यक्ति कितना पैसों के प्रति उसका कितना रुझान है, उसकी इच्छा कैसी है, ललक कैसी है, और जीवन में उसको कितना वेल्थ प्राप्त होगा। अगर ये देखना हो तो हम पृथ्वी तत्व राशियों की ओर नजर डालते हैं। उसके बाद आपका जो अंतिम तत्व है, वायु तत्व है, वो गुड फॉर इंटेलिजेंस, यानी कि जो बौद्धिक क्षमता व्यक्ति की कैसी है, उससे इसको जोड़ के देखा जाता है। ठीक है। और ये तत्व दिखाता है कि व्यक्ति मतलब कितना कह लीजिए कि थोड़ा सा खुले दिमाग का होगा। ठीक है। उसकी उसकी समझ सिर्फ एक लिमिटेड में नहीं होगी, वो एक तरीके से कह लीजिए कि जितने भी प्रकार जैसे मल्टीनेशनल वर्क हो गए, दूर की सोच होगी। कुछ लोग होते नहीं है जो कहा जाता है कि बहुत दूर की सोच रखते हैं, वो मतलब लिमिटेड सोच वाले लोग नहीं होते। तो ये बौद्धिक स्तर के लिए देखा जाता है कि जो भी वायु तत्व की राशियां हैं, उसमें किस तरीके के ग्रह गए। अब हम बात करते हैं कि इनमें कैसे ग्रह जाए तो क्या अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि हमने बात की कि अग्नि तत्व राशियां होती है आपकी 1 5 9, यानी कि मेष सिंह और धनु।
अब इसमें आपकी कुंडली में अगर मेष सिंह धनु में किस तरीके के ग्रह जाए तो अच्छा होगा। और ये जन्म कुंडली नवांश कुंडली दोनों ही आपको देखनी है कि जन्म कुंडली में 1 5 9 में कैसे ग्रह बैठे हैं और नवांश कुंडली में 1 5 9 में कैसे ग्रह बैठे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके 1 5 9 राशि में यदि सूर्य बैठता है, जो कि अगेन अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल बैठता है, गुरु बैठता है और केतु बैठता है। ठीक है, ये 4 तरह के ग्रह इस तत्व में अच्छा फल देते हैं। अब भाई क्या अच्छा फल देंगे, तो सूर्य मंगल गुरु जैसे ग्रह इस तत्व में हो तो वही व्यक्ति एथिकल होगा और ईमानदार होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबल होगा, समाज में उसकी इज्जत ज्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि जो जुपिटर है, जुपिटर इसमें सब में आया है, जिसको हम अभी बताएंगे कि क्यों जुपिटर सब में आ रहा है और उसका क्या महत्व है। और केतु को भी इसमें अच्छा लिया गया है क्योंकि केतु एक स्टेट फॉरवर्ड ग्रह होता है, तो अगर वो अग्नि तत्व में जाता है तो अग्नि तत्व राशियों के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर किसी की कुंडली में सूर्य मंगल गुरु जैसे ग्रह 1 5 9 में बैठे हैं तो आप कहेंगे कि आप एथिकल है, ईमानदार है, नैतिक है, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, इस तरीके की प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद 2 6 10 राशियों को अगर आपको देखना है, उसमें मान लीजिए कि आपको बुध मिल जाए, अगेन यहाँ पर गुरु मिल जाए क्योंकि गुरु धन का भी कारक होता है, शुक्र मिल जाए और राहु मिल जाए। इन राशियों में अगर ये 4 तरह के ग्रह बैठे हो, जन्म कुंडली और नवांश कुंडली में भी, तो ये इन राशियों के लिए बहुत अच्छा है। पैसे के लिए, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए, हो जाता है कि कुंडली ऑटोमेटिक बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद 3 7 11 में अगर गुरु बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, राहु बैठ जाए, बुध बैठ जाए, तो अब ये इन राशियों में अगर कम आपको सिमिलर ग्रह लग रहे होंगे कि ऊपर भी यही लिखा है कि बुध शुक्र राहु जुपिटर और नीचे भी यही लिखा है, लेकिन इसमें एक अंतर है। देखिए कि अगर जो बुध है आपका और जो शुक्र है और जो गुरु है और राहु है, इस तरीके से कह लीजिए, तो वो इस राशि में जाता है 2 6 10 में, तो ये पैसों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर 3 7 11 में ये सारे ग्रह जाते हैं, आपका जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, राहु हो गया, मरकरी, तो ये बौद्धिक क्षमता के लिए अच्छा है। पैसा होना एक अलग बात है और बौद्धिक स्तर सही होना दूसरी बात है। तो वही चीज है कि अगर ये सारे ग्रह 3 7 11 में जाते हैं तो बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद आपका जो आखिरी तत्व है वो 4 8 12 है, यानी कि व्यक्ति कितना प्लेजर महसूस करेगा अपने जीवन में, उसको भावनात्मक सुख कैसा रहेगा। तो अगर इन राशियों में चंद्रमा शुक्र जैसे ग्रह बैठे तो ये भोग विलास के लिए, भावनात्मक सुख के लिए बहुत अच्छा है। और गुरु केतु जैसे ग्रह इन राशियों में बैठते हैं तो ये आपका कह लीजिए कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो ये सारे मतलब कि तत्वों के लिए ऑस्पिशियस प्लेनेट है कि अगर इन तत्वों में, यानी कि 1 5 9 में सूर्य मंगल गुरु केतु आता है तो बहुत अच्छा, 2 से 10 में आपका शुक्र बुध के ग्रह जाते हैं तो बहुत अच्छा। तो इस तरीके से ये तत्वों के लिए बताया गया कि इन तत्वों में इस तरीके के ग्रह अच्छे माने जाते हैं। अच्छा, अभी मान लीजिए कि अब ये आता है कि प्लेनेट इन ऑस्पिशियस साइन। यहाँ पर था कि भाई साइन के लिए कौन सा ग्रह अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि इन तत्वों में अगर दूसरे तरीके के ग्रह बैठ जाए, यानी कि जो उसके लिए अच्छे नहीं है, तब क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसे देखिए कि अब यहाँ पर देखिए 1 5 9 में अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है, राहु बैठा है और बुध बैठा है। अब अभी देखिए कि हम बात कर रहे थे 1 5 9 को एथिकल से जोड़ के देखा जाता है, नैतिकता से जोड़ के देखा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ के देखा जाता है। तो आप सोचिए कि जो चंद्र शुक्र है वो ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिकता, ईमानदारी, और ये जो राहु बुध है इस तरीके के कारकत्व वाले ग्रह नहीं है। मतलब इसको हम इससे नहीं जोड़ के देख सकते कि अगर राहु मेष में बैठा है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार होगा। कोई राहु का और मेष राशि का कोई सेंस आपस में मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अगर 1 5 9 राशियों में चंद्र शुक्र राहु बुध जैसे ग्रह बैठ जाए तो राशि किसी दूषित हो जाती है और वो अच्छा फल नहीं देती है। तो आपको कहेंगे कि जातक नैतिक होगा, इस पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। जातक हो सकता है उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होल्ड करता हो, परेशान हो जाता हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप बोलेंगे कि वो नैतिकता, ईमानदारी और उन चीजों के लिए अच्छा नहीं है। वही अगर 2 6 10 में अभी हमने बात की थी कि 2 6 10 पैसों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें अगर सूर्य मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं, सूर्य मंगल तो एक बार को फिर भी थोड़ा सा चल जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए कि केतु बैठ जाए आपके 2 6 10 राशि में, शनि भी बैठ जाए साथ में, चंद्रमा भी बैठ जाए, शनि केतु कोई ऐसा जैसे धन के कारक नहीं होते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि भाई जब राशि जो धन को रिप्रेजेंट करती है तो थोड़ा सा करप्ट हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी, एक तरीके से दूषित हो जाएगी। तो फिर ये पैसों के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि 2 6 10 राशि जन्म कुंडली और नवांश कुंडली में आपके सूर्य मंगल केतु शनि जैसे ग्रह तो नहीं बैठे हैं। फिर जो तीसरा तत्व है 3 7 11 में आपका, जो कि हम बताए थे कि बौद्धिक स्तर के लिए अच्छा होता है। अब सोचिए कि उसमें चंद्रमा केतु जैसा ग्रह बैठा हो तो वो कहाँ एक बौद्धिक स्तर और चंद्रमा को हम भाव से जोड़ते हैं।
केतु आपका, केतु को माना जाता है कि उसके पास सिर्फ धड़ का हिस्सा होता है, सिर का हिस्सा नहीं होता है। और सूर्य मंगल भी कह लीजिए कि 3 7 11 में, 3 7 11 राशियों के लिए अच्छे नहीं है। हालांकि सूर्य मंगल 3 7 11 में बहुत अच्छा है। अभी हम इसको बात करेंगे कि क्या ग्रह, देखिए दो चीज है। कोई ग्रह किसी राशि में जाता है तो वो राशि के लिए कैसा अच्छा है, एक बात है। और कोई ग्रह किसी राशि में जाता है तो ग्रह के लिए स्वयं वो राशि कैसी है, दूसरी बात है। तो इस केस में हम बात कर रहे हैं कि 3 7 11 में अगर सूर्य मंगल जाते हैं तो वो सूर्य मंगल के लिए तो अच्छा है, लेकिन 3 7 11 राशियों के लिए अच्छा नहीं, यानी कि बौद्धिक स्तर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो सूर्य मंगल के कारकत होते हैं, यानी कि आपका ऊर्जा हो गया, ठीक है, तो जो सूर्य मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य मंगल, बॉडी में ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए ये राशियां तो अच्छी हैं, लेकिन इस राशि के लिए सूर्य मंगल अच्छे नहीं। कहने का मतलब है कि जातक की बौद्धिक स्तर पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा अगर उस 3 7 11 में चंद्रमा केतु और सूर्य मंगल जैसे ग्रह बैठे हो तो। फिर उसके बाद आपका 4 8 12 आता है। 4 8 12 में देखिए कि अगर कर्क वृश्चिक मीन राशि में सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो, शनि और केतु और बुध, यानी कि विशेष करके पापी ग्रह अधिकतर अगर 4 8 12 में बैठ जाएंगे आपके जन्म कुंडली और नवांश कुंडली में, तो ये दिखाता है कि जातक भावनात्मक स्तर से बहुत ज्यादा कमजोर है। उसको कह लीजिए कि उतना पीस ऑफ माइंड नहीं है, लोगों से वो भावनात्मक रूप से सुखी नहीं है, लोगों ने उसको परेशान किया है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि वही कि मानसिक पीड़ा को रिप्रेजेंट करता है अगर जो भी जल तत्व की राशियां 4 8 12 इसमें सूर्य मंगल राहु शनि और केतु जैसे ग्रह बैठ जाए तो ये कुल मिलाकर के था कि इसमें की प्लेनेट की इनऑस्पिशियस साइन क्या है, कि कौन से ग्रह किसी राशि में जाए तो उतना अच्छा फल नहीं देते हैं, और ऊपर मैंने बता दिया कि कौन से ग्रह इन किन किन राशियों के लिए अच्छे होते हैं। अब हम एक कुंडली के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए कि ये एक कुंडली है, और इसमें यहाँ पर नीचे मेंशन भी हुआ होगा, ये यहाँ पर देखिए ये तत्व लिखा हुआ है। ये जन्म कुंडली और नवांश कुंडली दोनों यहाँ पर दर्शाई हुई है मैंने। और इसी का यहाँ पर साथ जो हमने अभी तत्व की बात की थी, ये सारे तत्व भी लिखे हुए हैं कि फायर, अग्नि में कौन सा गया, पृथ्वी में कौन सा गया, वायु में कौन सा गया और जल में कौन सा गया। तो अब इनकी कुंडली को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 5 9 लिखा हुआ है, और 1 5 9 के जो आगे है ये लगन कुंडली है, और जो नीचे वाली 1 5 9 राशि है ये नवांश कुंडली की राशि है। ठीक है, पहला जो राशि है वो लगन कुंडली की के ग्रहों को दर्शा रहा है, दूसरे में वो नवांश कुंडली के ग्रहों को दर्शा रहा है। तो इसमें देखिए कि इनका लग्न ही जो है वो 1 5 9 में गया। ठीक है, अभी इस पे हम बात कर लेंगे कि लग्न किसी राशि में आता है तो क्या फल होता है। लेकिन जो दूसरे ग्रह मिले, केतु मिलता है हमको, चंद्रमा मिलता है, शनि मिलता है, और नवांश कुंडली में हमें शनि और राहु मिलता है। यानी कि इनके जो भी अग्नि तत्व की राशियां हैं उसमें आपका केतु आ गया, चंद्रमा आ गया, शनि आ गया, और शनि नवमांश कुंडली में भी अग्नि तत्व में ही बैठा है, और फिर राहु आ गया। क्या 1 5 9 राशि में इस तरीके के ग्रह को हमने अच्छा बताया था। आप अगर यहाँ पर इस टेबल को देखते हैं कि इनके 1 5 9 राशि में जिस तरीके के ग्रह बैठे हैं, हमने बात की थी कि 1 5 9 में सूर्य होना चाहिए, मंगल होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। लेकिन अगर इनकी कुंडली यहाँ पर देखते हैं इसको आप अगर चार्ट को ही एक बार को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो देखिए कि 1 5 9 राशियों को आपको मार्क कर लेना है। ये हो गया, ये, ये हो गया, और अब तक ये हो गया। इन सब में ना तो कोई मंगल जैसा ग्रह बैठा, हमें यहाँ केतु यहाँ पर मिला है, जो कि थोड़ा सा हमने उसको अच्छा कहा था कि हाँ केतु अगर 1 5 9 में अच्छा हो, लेकिन जो बाकी ग्रह मिले जिनकी ज्यादा संख्या है वो खराब ही मिले। यानी कि चंद्रमा शनि जैसे ग्रह हमको 1 5 9 में मिल गए, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। ये दिखाता है कि मतलब एथिकल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट बहुत अच्छा नहीं है। और उसके बाद आपका यहाँ पर नवांश कुंडली में भी देखेंगे तो राहु शनि जैसे ग्रह यहाँ पर आपके बैठ गए हैं। तो वो भी अच्छा नहीं है कि जो हम बात कर रहे थे, व्यक्ति नैतिक होगा, ईमानदार होगा, जिम्मेदारी होल्ड करेगा, वो सारी चीजें इसमें थोड़ी सी कम दिखती हैं। अब इसका फलित भी सुन लीजिए कि चार्ट में हुआ क्या था। इस चार्ट में ये जातक ने अपने शुरुआती दिनों में कह लीजिए कि पत्नी को मार दिया था, तो वही वो उसके बाद उसकी वाइफ चली गई थी। मतलब एथिकल का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कम है, और कह लीजिए कुछ ऐसा काम धंधा भी इनका सेट नहीं हो पाया है। वो भी चीजें कि समाज में कोई ऐसी कह लीजिए कि जो होता नहीं कि नामचीन व्यक्ति है, बहुत ज्यादा इज्जत है, तो वो भी एक तरीके से थोड़ी सी डाउनग्रेड ही हो गई है। और अभी इनकी वाइफ ने तलाक का केस भी किया हुआ है, तो उस सब की वजह से भी एक तरीके से वो जो अगेन हम बात कर रहे थे कि 1 5 9 राशि जो आपकी एथिकलसी को दर्शाती है, ईमानदारी हो गया,
समाज में कितनी इज्जत है, कितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर पाएंगे। तो ये जातक ने अपनी वाइफ की किसी भी तरीके से उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड नहीं कर पाया, और कह लीजिए कि समाज में भी उस तरीके से कोई खास ऐसा नाम नहीं है कि बहुत ज्यादा इज्जत हो या रुतबा हो। तो वही चीज है कि 1 5 9 राशि यहाँ पर पीड़ित हो गई, तो वो अपना उस तरीके से फल दे रही है। अब बात करते हैं इसी कुंडली में 2 6 10 तो अच्छा है, और 2 6 10 में नमाज का लगन है, 2 6 10 में गुरु शुक्र जैसे ग्रह बैठे हैं, इनको तो हमने अच्छा कहा था। तो पैसों के लिए चार्ट कह लीजिए कि इनके कुछ न करने के बावजूद घर वालों का इनको सपोर्ट है, और इनकी जो पैसे की स्थिति है वो फिर भी ठीक है, अच्छी है। तो वही है कि 2 6 10 राशि में अच्छे ग्रह गए, जुपिटर शुक्र जैसे ग्रह गए, तो वो उस चीज को बरकरार रखते हैं। फिर 3 7 11 में हमको देखिए एक राहु मिला है जो थोड़ा सा अच्छा है। बाकी सूर्य मंगल केतु चंद्रमा मिला है, जिसको कि हमने बात की थी कि उतना अच्छा नहीं है। तो बौद्धिक स्तर के लिए भी ये कुंडली कोई ऐसा विशेष अच्छी नहीं है। अगर इस कुंडली में मान लीजिए हमको मिलता बुध मिल जाता, आपका गुरु मिल जाता, शुक्र मिलता और राहु मिलता, और ये जो 4 ग्रह आए हैं, ये सारे ग्रह मतलब देखिए कि राहु एक होने की वजह से पॉजिटिव फैक्टर तो थोड़ा सा है, लेकिन नेगेटिव फैक्टर ज्यादा है। 4 4 ग्रह ऐसे मिल गए जो कि इस राशि के लिए अच्छे नहीं है। तो उस केस में क्या हुआ कि ये बौद्धिक स्तर के लिए भी कुंडली उतनी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद आपका आता है 4 8 12, यानी कि व्यक्ति के जीवन में मानसिक सुख कितना रहेगा। तो इसमें देखिए कि सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, मंगल बैठा है, और फिर बुध बैठा है और गुरु बैठा है। हमने 4 8 12 में बात की थी कि आपका केतु जैसा ग्रह हो, गुरु जैसा ग्रह हो, चंद्रमा शुक्र जैसे ग्रह हो, तो ये मतलब आध्यात्म हो गया, भावनात्मक सुख हो गया, उस चीज के लिए अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अधिकतर पापी ग्रह हैं और ऐसे ग्रह हैं जिनका तत्व बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि बहुत ज्यादा भावनात्मक सुख भी इस जातक को नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि मानसिक असंतोष से जूझना पड़ा हो। तो वही चीज है कि अब डिवोर्स होने के कगार पे है, पत्नी चली गई है, तो वो भी एक एक चीज है। अच्छा देखिए कि जन्म कुंडली में क्या ऐसा कुछ शो हो रहा था यहाँ, तो चलिए सिर्फ हमने तत्वों की बात कर ली। लेकिन आप देखिए कि अगर चार्ट एनालिसिस के रूप में आप देखेंगे तो इस कुंडली में लग्नेश यहाँ से देखिए कि 12वें गया है, और 12वें भाव से लग्नेश सप्तम भाव को देख भी रहा है। तो इस केस में क्या हुआ कि व्यक्ति ने स्वयं, अगर लग्नेश ही पापी ग्रह होकर के सप्तम भाव को दृष्टि डालता है, तो ये दर्शाता है कि आप ही ने अपना वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब किया है, और उसके और भी कारण थे। तो वही चीज इसमें शो हो रही है। तो ये भी एक बात थी। अब चलिए हम दूसरी कुंडली देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि ये कुंडली है, और इसका हम अगर तत्व और बाकी चीजें निकालने की कोशिश करें सबसे पहले, तो अगेन उस चार्ट में हम देखते हैं कि 1 5 9 जो कि लग्न की राशि है, उसमें सूर्य बैठा है। तो सूर्य बैठा हो तो उसको हमने अच्छा लिया था, लेकिन जो नवांश कुंडली है उसमें 1 5 9 में आपका राहु आ गया, चंद्रमा आ गया। तो अब इसमें हम बोलेंगे क्या, मतलब सूर्य को तो हमने अच्छा लिया 1 5 9 में, लेकिन राहु चंद्रमा को तो हमने उतना अच्छा नहीं लिया। तो अब इस केस में हम कहेंगे कि हाँ, ये जातक समाज में कुछ हद तक इज्जत भी प्राप्त करेगा, लेकिन क्योंकि ऐसे ग्रहों का भी प्रभाव है जो कि 1 5 9 राशियों के लिए उतना अच्छे नहीं है। तो इसमें ये भी दिखाता है कि कभी किसी वक्त मान सम्मान की हानि भी हो सकती है, उसको गहरी क्षति भी हो सकती है, और काफी प्रभाव ज्यादा है तो हम यही कहेंगे कि मान सम्मान के लिए उतना अच्छा चार्ट भी नहीं है। तो ये इसमें एक बात शो हो रही थी। अभी फिर बात करते हैं कि 2 6 10 में कैसे ग्रह बैठे हैं। तो 2 6 10 में आपका मंगल बैठा है, शुक्र राहु जैसे ग्रह बैठे हैं, लग्न नवांश का 2 6 10 में आ गया। अगर देखिए लग्न पे किसी भी राशि में यदि आपका लग्न पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे इस लगन में कुंभ राशि पड़ी, तो जो कुंभ राशि का तत्व है ना, वो आप कहेंगे कि जातक में वो गुण आएगा। जैसे कुंभ राशि को हमने वायु तत्व की राशि है, तो उसको हमने जोड़ के देखा था कि बौद्धिक क्षमता के लिए अच्छी है। तो हम कहेंगे कि हाँ, जातक में थोड़ी सी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी। तो बस इतना सा फलित आपको ध्यान में रखना है। तो अगर बात करें, इसमें शुक्र आ गया, राहु आ गया, अगेन शुक्र दोनों तरफ से आया। जैसे इसमें देखिएगा कि कोई भी ग्रह अगर दोनों तरफ से आ जाए और वो भी अच्छा आ जाए, जैसे वीनस इसमें 2 6 10 में यहाँ भी आया है और 2 6 10 में यहाँ भी आया है। कुंडली में भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका शुक्र देखिए कि आप यहाँ पर तो मकर राशि में बैठा है, ये आपको शो हो रहा होगा, यहाँ से मकर राशि में बैठा है। और नौमांश कुंडली में ये आपका वृषभ राशि में बैठा है, यानी कि दोनों तरफ से 2 6 10 राशि में आ गया। तो पैसे के लिए चार्ट थोड़ा सा अच्छा हुआ। हालांकि इसमें सूर्य का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, लेकिन ऐसा कोई जैसे शनि केतु का प्रभाव हो तो हम उसको पैसे के लिए उतना अच्छा नहीं मानते। वो हमें रिसीव नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल पैसों के लिए तो अच्छा चार्ट है। अब उसके बाद अभी हम इसके फलित पे आएंगे कि ओवरऑल इनकी जिंदगी कैसी रही, लेकिन पहले सुन लीजिए कि इसको एनालिसिस कैसे करना है।
फिर उसके बाद आपका 3 7 11 आता है। 3 7 11 में अगेन लग्न कुंडली में इनकी कुंभ राशि पड़ी, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि लग्न इनका कुंभ में आया है। फिर गुरु और आपका शनि जैसे ग्रह 3 7 11 में है। शनि 3 7 11 में ना मध्यम सफल देता है, मतलब बौद्धिक स्तर के लिए ना तो बहुत अच्छा है ना तो बहुत खराब है, गूढ़ नॉलेज के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए कि अगेन यहाँ पर जुपिटर आ गया, तो जुपिटर दोनों तरफ से आया, यानी कि हम नॉलेज के लिए तो अच्छा कहेंगे कि अगर 3 7 11 में आपके ज्ञान का कारक ग्रह दोनों तरफ से आ जाए, नवमांश कुंडली और जन्म कुंडली में, फिर तो हम ज्ञान के लिए पर्सपेक्टिव से अच्छा कहेंगे। हालांकि यहाँ पर केतु मंगल और शनि का भी योग है, तो हम ये भी कहेंगे कि कुछ हद तक नुकसान होने की भी स्थिति इसमें आ रही है। अभी जब हम इसका फलित बताएंगे कि एक्चुअल में चार्ट में हुआ क्या, तो आप कहेंगे कि हाँ ये ऐसा नहीं इसको होना चाहिए था। अब 4 8 12 की बात करें तो आप देखिए कि 4 8 12 में एक मून यहाँ पर बैठा है। बाकी जो सारे ग्रह हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि मून एक पॉजिटिव फैक्टर आया थोड़ा सा, लेकिन बाकी सारे ग्रह जो भावनात्मक सुख को रिप्रेजेंट करती है जो राशियां, बुध यहाँ पर आ गया, केतु यहाँ पर आ गया, फिर अगेन बुध यहाँ पर आ गया और सैटर्न यहाँ पे आ गया। अब बुध देखिए कि बुद्धि का कारक है, वो दोनों तरफ से आपके जलतत्व राशि में गया है। अब भावनाएं और बुद्धि दोनों, मतलब दोनों में कोई ऐसा खास कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। कहा जाता है कि भावनाओं को अलग रखना चाहिए और अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसको थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी वो भी बुध और शनि केतु की वजह से 4 8 12 राशि में पीड़ित हुई, जो कि दिखाता है कि भावनात्मक सुख में आपके कमी रहेगी। तो ओवरऑल ये चार्ट में ये दर्शाया। तो अब हम निष्कर्ष क्या निकला, तो देखिए कि 1 5 9 में सूर्य बैठा था, तो हमने कहा था कि थोड़ी सी कह लीजिए मान सम्मान रहेगा, लेकिन राहु चंद्रमा की वजह से वो भी धूमिल होने के केस में आ गया है। ये भी एक डिवोर्स चार्ट है, और ये एक टीचर रहे हैं, ठीक है, जुपिटर दोनों तरफ से आ गया, तो वो बहुत ही नॉलेजेबल टीचर रहे। लेकिन वही है कि कह लीजिए कि इतना नॉलेज होने के बावजूद जो इनका जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका था बड़ा ही लिमिटेड था, मतलब बड़े ही लिमिटेड लोगों को ये अपनी नॉलेज डिलीवर कर पाए। तो वही केतु मंगल यहाँ पर बैठे हैं, तो वो भी एक चीज है। और क्योंकि ये चार्ट में डिवोर्स हो चुका है, तो वही जो भावनात्मक सुख है वो भी, और बच्चे भी इनके साथ नहीं रहते हैं। तो अगेन देखिए कि 4 8 12 राशि जो दोनों कुंडलियों में, लगन और नवमांश दोनों कुंडली में पीड़ित है। बुध जैसा ग्रह इसमें आ रहा है, केतु शनि जैसे ग्रह इसमें आ रहे हैं, और ये चंद्रमा भी इनकी कुंडली में, ऐसा नहीं कि ये बहुत मजबूत है। मतलब अगर आप चंद्रमा को इनकी कुंडली में देखने की कोशिश करें, जो कि थोड़ा सा भावना को दर्शाता है, तो वृश्चिक राशि में गया है, नीच का है, केतु के साथ बैठा है, तो उतना अच्छा चंद्रमा की भी पोजीशन नहीं है। तो भावनात्मक सुख ऐसा कुछ खास इस चार्ट में भी नहीं रहा। तो वही है कि अलग अलग तत्वों में अलग अलग ग्रह को आपको तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा। अब हम इसमें बात करेंगे कि ग्रहों का क्या फल होता है। ये तो हमने बात कर ली राशियों के बारे में। जैसे अभी तक हमने बात की थी कि राशि में अलग अलग ग्रह जाता है, तो राशि का क्या फल होता है। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग ग्रह किसी राशि में जाता है, तो ग्रह का क्या फल होता है। क्योंकि ये थोड़ा सा सेम लग सकता है आपको, लेकिन इसमें अंतर है, और इसीलिए इसको हमको डिवीजन करना पड़ा कि इसमें अंतर क्या है। अब सबसे पहले देखिए कि हम ग्रहों के तत्वों के बारे में बात करेंगे कि कौन सा ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका जो अग्नि तत्व का ग्रह है, अभी तक हमने अग्नि तत्व राशियों के बारे में बात की थी कि अग्नि तत्व की राशियां आपकी 1 5 9 होती है। अब यहाँ पर अग्नि तत्व के ग्रह भी आ जाएंगे कि मंगल और आपका सूर्य जैसे ग्रह, जो कि अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, वो 1 5 9 राशियों में जाने पर बेहतर फल देते हैं। तो मंगल सूर्य जैसे ग्रह आपके अग्नि तत्व में आ जाएंगे, जो कि अगेन शरीर में ऊर्जा को दर्शाएंगे, फायर एलिमेंट को दर्शाएंगे कि व्यक्ति के शरीर में, मतलब ऐसा रोगी व्यक्ति तो नहीं है, एथिक्स को थोड़ा सा दर्शाएंगे, कह लीजिए कि जिम्मेदारी को दर्शाएंगे कि मंगल सूर्य जैसे ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छे बैठे तो व्यक्ति जिम्मेदार होगा। वही जो 1 5 9 राशियों के कारक है उसी तरीके का सेम ही रहने वाला है, बस इसमें ऊर्जा का जो स्तर है, जो शरीर में ऊर्जा देखी जाती है हेल्थ वाइज, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ऐसे ही जो बुध ग्रह है वो आपका पृथ्वी तत्व का ग्रह है, ठीक है, और आपका शनि जो ग्रह है वो आपका वायु तत्व का ग्रह माना जाता है। और गुरु जो है, गुरु के लिए हर तत्व अच्छा बताया गया। अभी हम जुपिटर की बात भी कर लेंगे। और आपका जो शुक्र जन्मा है वो 4 8 12 यानी कि जल तत्व का ग्रह बताया गया। लेकिन आप देखिए कि इसमें वैसे कहने को तो ये चीजें बताई गई है कि अलग अलग तत्व के अलग अलग ग्रह होते हैं, लेकिन क्या ये इसी तरीके का फल भी डिलीवर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अ, शुक्र को यहाँ पर 4 8 12 में अच्छा कहा गया है, लेकिन शुक्र अगर 2 6 10 में जाता है तो भी वो अच्छा फल देता है पैसों के लिए। तो वही है कि अलग अलग तत्व के ग्रह अलग अलग तत्व में जाए तो उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे अभी हम यहाँ पर आपको चार्ट दिखाते हैं, इस पे हम अभी बात करते हैं, इसको रुक जाइए। अब देखिए कि ये ऑस्पिशियस साइन ऑफ प्लेनेट,
अब जैसे देखिए यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं कि सूर्य मंगल के लिए, अगर आपको अपनी कुंडली में सूर्य मंगल को देखना है कि वो कैसे ग्रह है आपकी कुंडली में, तो सूर्य मंगल अगर आपके कुंडली में 1 5 9 में जाते हैं, यानी कि अग्नि तत्व राशि में जाते हैं, तो हम कहेंगे कि जहाँ तक आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी शरीर में, जहाँ तक थोड़ा सा एथिकल होगा, जो भी सूर्य मंगल वाली बात होती है। और 3 7 11 में भी सूर्य मंगल जाएंगे तो सूर्य मंगल के अच्छा अच्छा है, लेकिन 3 7 11 राशि के लिए अच्छा नहीं है। जैसे हमने पिछले केस में सूर्य मंगल को 3 7 11 में होने में अच्छा नहीं काउंट किया था, लेकिन वो हम 3 7 11 राशि के लिए अच्छा नहीं मान रहे। लेकिन क्या सूर्य मंगल के लिए भी 3 7 11 बुरा है? तो नहीं, सूर्य मंगल 3 7 11 में जाए तब भी वो जो हम ऊर्जा का तत्व जोड़ के देख रहे हैं वो बरकरार रहेगा। ठीक है, तो ये एक केस आया। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए कि बुध को यहाँ पर जो लिखा हुआ था कि आपका जो बुध है वो 2 6 10 में अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि बुध के सामने 3 7 11 भी लिखा है कि बुध 2 6 10 में भी अच्छा है, 3 7 11 में भी अच्छा है। लेकिन अब इसमें अंतर क्या आएगा, तो परिणाम बदल जाएगा। जैसे बुध आपका 2 6 10 में जाए तो हम कहेंगे कि ये पैसों के लिए अच्छा है, और 3 7 11 में बुध जाएगा तो हम कहेंगे कि ये बुद्धि के लिए अच्छा है। तो फल में चेंज हो जाएगा। अगर हम अच्छे की बात करते हैं कि बुध दोनों तत्व में अच्छा है, 2 6 10 और 3 7 11 दोनों तरीके के तत्व में अच्छा है, लेकिन वही चीज है कि इसमें बस फल में डिफरेंस हो जाएगा कि 2 6 10 में जाएगा तो पैसे के लिए अच्छा, 3 7 11 में जाएगा तो आपका कह लीजिए कि वो बौद्धिक क्षमता के लिए अच्छा है। ऐसे जो आपका चंद्रमा है ये आपका 4 8 12 में अच्छा होता है, यानी कि जल तत्व की राशियों में जाए तो उसमें चंद्रमा अच्छा फल देता है। अब देखिए कि शुक्र शुक्र के सामने यहाँ पर देखिए कि 4 8 12 भी लिखा हुआ है और 2 6 10 भी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर शुक्र आपका कुंडली में 4 8 12 में जाता है, यानी कि जल तत्व में जाता है, तो ये भावनात्मक सुख के लिए अच्छा है, भोग विलास के लिए अच्छा है। लेकिन अगर शुक्र 2 6 10 में जाता है तो ये पैसे के लिए अच्छा हो जाएगा। यानी कि इसमें अंतर है, समझिएगा कि 4 8 12 में जाने पर शुक्र अलग तरीके से फल दे रहा है। वो भावनात्मक संतुष्टि हो गया, लोगों से कितना आपको खुशी मिल रही है, प्रेम हो गया, इन सब चीजों में अच्छा फल देगा। और वही 2 6 10 में शुक्र जा रहा है तो ये आपको धन के लिए प्रेरित करेगा, पैसों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि शुक्र इन सभी राशियों में अच्छा है, उसके अच्छा होने या बुरा होने में अंतर है, अलग अलग, जैसे कि उसका फल बदल जाएगा, सेम ही फल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे गुरु की बात करते हैं, यही यही मैं समझाने जा रहा था कि गुरु देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है गुड फॉर एवरी साइन, यानी कि जो जुपिटर है वो हर तत्व के लिए अच्छा होता है। अब ये कैसे गुरु हर तत्व के लिए कैसे अच्छा हो सकता है, तो अगर गुरु 1 5 9 में जाता है, यानी कि अग्नि तत्व में जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया आपका, कह लीजिए समाज में मान सम्मान हो गया, नैतिकता हो गई, इसके लिए अच्छा हो जाएगा। गुरु क्योंकि धन का भी कारक है, तो 2 6 10 में जाता जाता है तो गुरु पैसों के लिए आपको अच्छा फल देगा। और अगर 3 7 11 में जाता है तो गुरु ज्ञान का भी कारक है, तो नॉलेज के हिसाब से अच्छा फल देगा। और 4 8 12 में अगर गुरु जाता है तो वो कह लीजिए कि आपका जो अध्यात्म हो गया उस ओर आपको लेके जाएगा, और उसके लिए भी अच्छा फल देगा। तो वही है कि जुपिटर को आप हर तत्व के लिए अच्छा मान सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं शनि। शनि के लिए बताएगा कि शनि 3 7 11 में भी अच्छा है और 2 6 10 में भी अच्छा है, लेकिन अब इसमें अंतर क्या है, 3 7 11 में शनि व्यक्ति को एक गूढ़ विधि बुद्धि देने का प्रयास करता है और मेहनत करवाता है। ठीक है, और 2 6 10 में शनि पैसों के लिए प्रेरित करता है, उसको मेहनती बनाता है कि व्यक्ति मेहनत करके मेटलिस्टिक वर्ड और पैसों के उसमें अपना नाम कमाए और उसको आगे बढ़े। तो ये कि शनि 3 7 11 और 2 6 10 में दोनों में अच्छा जाता है। बस यहाँ पर 3 7 11 में जाने पर शनि कह लीजिए कि बौद्धिक स्तर, उसकी क्षमता को थोड़ा सा करिए रिसर्च वगैरह के लिए ज्यादा अच्छा फल देता है कि अगर उस ओर ज्यादा को जाना है तो वो बढ़िया है। अब देखिए कि यहाँ पर राहु की बात करें तो राहु आपका 3 7 11 में अच्छा है, 2 6 10 में अच्छा है। अब क्या मतलब हुआ, अगर राहु 3 7 11 में जाएगा तो ज्ञान के लिए अच्छा है, और 2 6 10 राशि में जाएगा तो पैसे के लिए अच्छा है। तो अंतर समझ के रखिएगा कि राहु को जब भी आपको देखना है तो 3 7 11 में मिले तो भाई आप नॉलेजेबल है, 2 6 10 में मिले तो भाई आप के पास पैसा अच्छा है, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए अच्छा दिखता है। और वही अगर केतु की बात करें तो केतु 1 5 9 में अच्छा है, यानी कि एथिकल होना हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, उसके लिए बहुत अच्छा है। और 4 8 12 यानी कि अध्यात्म के लिए केतु भी बहुत अच्छा है। और वही केस अब बात करते हैं हम कि शत्रु राशि क्या होती है। जैसे यहाँ तो हमने बात कर ली कि कौन सा ग्रह किस राशि में जाता है, तो
उसके लिए अच्छा क्या है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में जाएगा तो वो खराब फल देगा, यानी कि जो भी उसका नैसर्गिक कारकत्व है उससे जुड़ा वो फल नहीं दे पाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए कि सूर्य मंगल के सामने 4 8 12 लिखा हुआ है। अब सूर्य मंगल कौन, तो सूर्य मंगल हमने बात की थी कि ये अग्नि तत्व के ग्रह है। 4 8 12 राशियां कौन, तो 4 8 12 राशियां आपकी जल तत्व की राशि है। तो अगर सूर्य मंगल जैसे ग्रह 4 8 12 में जाएंगे तो ये दिखाता है कि जो ऊर्जा है वो जो सूर्य मंगल ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी कमी हो गई है शरीर में। वो एक तरीके से ऊर्जा का स्तर घट जाएगा, तो आप कहेंगे कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं होल्ड करेगा, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहेगा, नए नए काम करने से बचेगा, रिस्क लेने से बचेगा। सूर्य मंगल व्यक्ति में एक तरीके से जोश देते हैं, साहस देते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो रहेगा यदि सूर्य मंगल जैसे ग्रह 4 8 12 राशि में जाए। 1 5 9 में मैंने अच्छा बता ही दिया था, 3 7 11 में अच्छा बता दिया था। और 2 6 10 जो भी राशि अगर इसमें और इसमें नहीं मेंशन है तो आप समझ लीजिएगा कि वो एक तरीके से सम की तरीके से बिहेव करेगी। ठीक है, अब इसमें ये समझ ही लीजिए ये जो शत्रु कैसे आया है। तो देखिए कि किसी भी राशि के सामने, जो हम बता रहे थे कि शत्रु कैसे आता है, तो किसी भी राशि के सामने पढ़ने वाली राशि का तत्व उसका मित्र तत्व होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि आप हमने बात की थी, देखिए 1 5 9 के बारे में हमने कहा था ना कि 1 5 9 आपका ये हो गया। तो इसके ठीक सामने यानी कि 1 के सामने 7, यानी कि जो अग्नि तत्व है उसका जो आपका वायु तत्व है वो मित्र तत्व है। यानी कि इसके ठीक सामने 1 5 9 के ठीक सामने आपका 3 7 11 पड़ेगी। जैसे 1 के सामने 7 पड़ गया, 9 के सामने 3 पड़ गया और 5 के सामने आपका 11 पड़ेगा, तो ये उसका मित्र तत्व होता है। ऐसे ही किसी भी राशि के सामने जैसे 2 6 10 के सामने आपका 4 8 12 पड़ेगा, तो पृथ्वी का जो है वो आपका जल मित्र है। लेकिन इसमें कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। लेकिन कुछ चीजें वही है ना कि कुछ चीजें सिर्फ उसकी किताबों के बेस पे नहीं होती, और ये तत्व वाला मिलान में भी किया जाता है कि लड़की की कुंडली में ग्रह किस तत्व में गया सूर्य, और लड़के की कुंडली में किस तत्व में गया, उस पर भी एक तरीके से मिलान किया जाता है। खैर अभी उस पे हम नहीं आते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये बताया गया कि 1 5 9 के लिए 3 7 11 मित्र है, 4 8 12 के लिए 2 6 10 मित्र है, और इसी का उल्टा भी आप करेंगे तो वही सेम आएगा। और 1 5 9 के लिए 4 8 12 एनिमी है, 4 8 12 के लिए 3 7 11 एनिमी है, और 3 7 11 राशि के लिए 2 6 10 एक तरीके से एनिमिकल बिहेव करता है, और 2 6 10 राशियों के लिए 1 5 9 जो है वो उतना अच्छा बिहेव नहीं करता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे आप देखिए कि 3 7 11 का 2 6 10 मित्र नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र को कहा जाता है कि 2 6 10 में अच्छा फल देता है, लेकिन शुक्र 3 7 11 में भी अच्छा फल देता है। वैसे शनि की बात करें तो शनि हमने बताया था कि वो वायु तत्व का ग्रह है, 3 7 11 में अच्छा फल देता है, लेकिन 2 6 10 में भी शनि को हमने अच्छा कहा है। ठीक है, और क्या शनि अगर 3 7 11 से 1 5 9 में जाएगा तो क्या वो अच्छा फल देगा? 1 5 9 तो 3 7 11 का मित्र होता है, तो उस केस में शनि को थोड़ा सा मेहनती हो जाएगा। तो वही है ना कि ये एक समझाने के लिए था, लेकिन आपको जो फॉलो करना है वो जो हमने नीचे एक तरीके से उसको वे में लिख दिया है कि कौन सा ग्रह किस तत्व में जाए तो उस ग्रह के लिए क्या फल होगा, आपको इसी चार्ट को फॉलो करना है। ये बस ऊपर मुझे थोड़ा सा समझाना था कि ये आता कैसे है, तो ये मैंने बता दिया। लेकिन आपको जो फॉलो करना है ये इसी तरीके से फॉलो करना है कि सूर्य मंगल 1 5 9 3 7 11 में अच्छे हैं, बुध आपका 2 6 10 और 3 7 11 में अच्छे हैं। बस फल में थोड़ा सा जैसे चेंजेस हो जाएंगे कि भाई सूर्य मंगल 1 5 9 में बहुत ज्यादा अग्नि हो जाएगी, और 3 7 11 में जैसे कि थोड़ा सा भाई कंट्रोल में है। ठीक है, एक हल्का सा कह लीजिए कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही 2 3 डायरेक्शन में उसको सोचने का एक तरीके से आदत हो गया। मरकरी 2 6 10 में पैसे के लिए अच्छा, 3 7 11 में ज्ञान के लिए अच्छा। चंद्रमा 4 8 12 में जाए तो वो भावनात्मक सुख के लिए अच्छा है। बाकी राशियों में चंद्रमा कुछ ऐसा मतलब कह लीजिए कि वो उस राशि के अनुसार ही बिहेव करता है। ऐसे ही शुक्र हो गया, गुरु हो गया, और बाकी ग्रहों के बारे में हमने पहले बात कर ही ली है। यहाँ पर भी हमने बता दिया कि अगर इन ऑस्पिशियस साइन देखनी है कि सूर्य मंगल अग्नि के ग्रह जल में जाए तो अच्छे नहीं है। बुध जैसा ग्रह आप सोचिए कि बुध बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, वो 4 8 12 जल में चला जाए या अग्नि में चला जाए तो वो अच्छा नहीं है। चंद्रमा जैसा ग्रह 1 5 9 3 7 11 में अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है, वो 1 5 9 अग्नि में जाएगा तो अच्छा नहीं, 3 7 11 वो वायु में जाएगा तो भी अच्छा नहीं है। हाँ 2 6 10 में चंद्रमा कुछ हद तक अच्छा फल दे सकता है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें मेंशन हुई हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर वीनस जो है, अब यहाँ पर देखिए कि वीनस के लिए यहाँ पर देखिए कि 1 5 9 में जाना वीनस के लिए खराब है, क्योंकि भाई वीनस जल तत्व का ग्रह है। वो आपका 1 5 9 में आया तो वो कह लीजिए कि उतना अच्छा फल नहीं देगा अग्नि तत्व में अगर आ गया है तो। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि 3 7 11 में भी वीनस को यहाँ पर खराब लिखा हुआ है। लेकिन उस केस में जो हम पहले देख रहे थे तो 3 7 11 में वीनस का जाना तो अच्छा है।
इन राशियों के लिए तो शुक्र का जाना बहुत अच्छा है, ज्ञान के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या शुक्र का 3-7-11 में अच्छा हो जाना अच्छा होगा? तो अगर हम पैसों की बात करें तो 3-7-11 में शुक्र अच्छा फल नहीं देता है। शुक्र के अगर हम बात करें कि जो नैसर्गिक कारकत्व तो है, कह लीजिए कि आपका एक तरीके से उसको भावना से जोड़ के देखा जाता है, तो शुक्र के नेचुरल ट्रेड थोड़ा सा 3-7-11 में डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ग्रह का जो स्वयं का तत्व है और उसके वो अगर विरोधी तत्व में जा रहा है, तो भले वो इस राशि के लिए तो अच्छा हो सकता है, ज्ञान के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ग्रह का स्वयं का कारकत्व तो कमजोर होता है। ऐसे चंद्रमा का हमने बात की थी कि चंद्रमा आपका देखिए कि जल का ग्रह है, वो अगर अग्नि में जाता है तो उतना अच्छा फल नहीं देगा। वही बुध जैसा ग्रह जो कि पृथ्वी का ग्रह है, वो भी अग्नि में जाए, अब जैसे बुद्धि है वो अग्नि में जाकर के क्या ऐसा अच्छा कर देगी, या बुद्ध जैसा ग्रह जल में जाएगा तो वो कौन सा अच्छा फल देगा? ठीक है, हालांकि मैंने कई जगह पे देखा है कि बुध अग्नि में हो तो थोड़ी सी मतलब कह लीजिए जो बौद्धिक क्षमता में तेजी आती है, व्यक्ति थोड़ा सा चपल ज्यादा अच्छा होता है, ये थोड़ा कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, फिर शनि की बात करें तो शनि 1-5-9 में जाएगा तो वो शनि उतना अच्छा फल नहीं देता है। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है ऐसे जातक को, अगर शनि आपका अग्नि तत्व राशि में बैठा हो और 4-8-12 में शनि जाता है, तो ये एक बार को आध्यात्म के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जो कह लीजिए कि मानसिक सुख है, भावनात्मक सुख है, उसके लिए शनि अच्छा फल नहीं देता है। तो यदि मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि भाई मेरा बताओ शुक्र कैसा है, तो आप देखिए शुक्र को सबसे पहले जन्म कुंडली में किस राशि में गया। यदि 2-6-10 में है, कह दीजिए शुक्र बहुत अच्छा है। 4-8-12 में कहिए शुक्र बहुत अच्छा है। 1-5-9 में गया, कहिए कि उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रहों को आपको जन्म कुंडली और नवांश कुंडली में देखना होगा, तो किस राशि में गए हैं, कहाँ पर गए हैं, उस अनुसार आपको फलित करने की कोशिश करनी होगी। और साथ में ग्रहों को भी देखना चाहिए। जैसे सिर्फ यहाँ पर हमने राशि बात की, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि जो शुक्र है वो आपका 2-6-10 में अच्छा है, तो 2-6-10 में मान लीजिए शुक्र आपको मिला, उसके साथ बुध भी मिल गया, यानी कि बुध भी एक पृथ्वी तत्व का ग्रह होता है, तो ग्रह वाइज भी जो उसका साथी बना जिसके साथ वो युद्ध है, वो भी अच्छा मिला, राशि भी अच्छी मिल गई, तो ये बहुत अच्छा है। अभी मान लीजिए कि अब जैसे शुक्र है वो आपका 1-5-9 में गया, यानी कि वो जल का ग्रह होकर अग्नि में गया, उसके साथ मंगल भी बैठ जाए, तो ये शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा आप ग्रहों का भी ध्यान रखिएगा कि किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा आ रहा है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमने बता ही दिया कि राहु 1-5-9 में अच्छा नहीं है, 4-8-12 में अच्छा नहीं है, और केतु जैसा ग्रह आपका 2-6-10 और 3-7-11 में अच्छा नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि जैसे ये चार्ट है, अब इसमें हमको अलग अलग ग्रहों को मान लीजिए जांचना होगा कि इनकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस तत्व में गया तो क्या अच्छा फल दे रहा है या खराब फल दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जांचते हैं कि इनका सूर्य मंगल कैसा बैठा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि जन्म कुंडली का तत्व लिखा हुआ है शुरू में ऊपर, और नीचे नवांश कुंडली का तत्व लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है एयर और फायर, यानी कि इनका सूर्य मंगल दोनों है जो दोनों वायु तत्व में है और या तो फिर फायर तत्व में है, और नमाज कुंडली में कमोवेश यही सेम तत्व रिपीट हुआ है। इसको हम एक बार जन्म कुंडली से भी आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए कि ये आपका देखिए कि सूर्य यहाँ पर मिथुन में बैठा है जो कि वायु तत्व है, और मंगल जो है सिंह में बैठा है जो कि अगेन आपका कह लीजिए कि अग्नि तत्व है। और इसका अगर नौमांश कुंडली में देखें तो यहाँ पर देखिए कि मंगल जैसा ग्रह अग्नि में बैठा है और सूर्य अगेन वायु में गया है, तो यानी कि वायु और अग्नि दोनों आ गया। तो सूर्य मंगल के लिए हमने वायु और अग्नि को अच्छा माना था कि वायु तत्व और अग्नि तत्व में अगर सूर्य मंगल जैसे ग्रह जाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आप एथिकल रहोगे। ठीक है, कि अग्नि उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। हम बोलेंगे कि आपके शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य मंगल जैसे ग्रह ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। हम बोलेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करना चाहोगी, ठीक है, आप रिस्क ले सकते हो, कॉन्फिडेंस रहोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बोलेंगे। ये एक जातिका का चार्ट है, तो ये हम कहेंगे, और जातिका में कमोबेश ये है भी। ठीक है, वो कह लीजिए कि बहुत ही कॉन्फिडेंस साहसी कह लीजिए एक तरीके से लड़की है। और तो वही चीज है कि सूर्य मंगल जैसे ग्रह उस तत्व को शो कर रहे थे। अब बात करते हैं इनके बुध की, तो बुध को देखिए तो बुध इनका एयर में गया है, एयर यानी कि वायु में गया है, और नवांश कुंडली में अर्थ में गया है, यानी कि एक तरफ से वो ज्ञान को शो कर रहा है, दूसरी तरफ से अर्थ को शो कर रहा है। यानी कि इनका बुध भी बहुत अच्छा है, बुध में भी कोई परेशानी नहीं है। हम कहेंगे कि ज्ञान के लिए, और इस जाति का एक शिक्षिका है तो वो भी अच्छा है ज्ञान के लिए, और आपका पैसे के लिए भी बुध आपका अच्छा फल दे रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि चंद्रमा। अब देखिए कि इनका चंद्रमा जो है वो फायर में गया है, फायर यानी कि आपका अग्नि में गया है। चंद्रमा को हमने अग्नि में जाना अच्छा नहीं बताया था, क्योंकि चंद्रमा जल का तत्व है, वो अग्नि में जाएगा तो कहाँ अच्छा है। और नवांश कुंडली में आप देखिए कि चंद्रमा कर्क में गया, तो एक तरफ से अच्छा आया है, एक तरफ से खराब आया है। तो भावनात्मक रूप से हम मतलब
कुछ भी कहने से पहले हम एक बार शुक्र को भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चंद्रमा से निर्णय ले पाना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ से अच्छा है एक तरफ से खराब है। हालांकि हम आपको बता दें कि प्रायोरिटी जो महत्ता है वो आपको नौमांश कुंडली को ज्यादा देना है, उसकी महत्ता थोड़ा सा लगन कुंडली से ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब हमको शुक्र को देखना है कि भाई चंद्रमा तो इनका एक तरफ से अच्छा है एक तरफ से खराब है, भावनात्मक सुख की दृष्टि से अगर देखें। और शुक्र भी क्योंकि भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए कि यहाँ पर शुक्र दोनों तरफ से फायर में आ गया, तो यानी कि अब ये अच्छा नहीं। अब हम डेफिनेटली कह सकते हैं, ये आपको दिख रहा है ना कि अगर हम सिर्फ इनके भावनाओं के बारे में बात करें, जो कि चंद्रमा को देख करके हमको सोचना है, तो फायर यहाँ आ गया, फायर यहाँ आ गया, फायर यहाँ आ गया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फायर तत्व में कह लीजिए कि आपका जल तत्व के ग्रह एक तरीके से अग्नि तत्व में जाना ये दिखाता है कि भावनात्मक रूप से आप असंतोष महसूस करेंगे। और इसी पॉइंट को अगर हमको एक बार जन्म कुंडली में भी फिर से चेक कर लेना चाहिए, तो हम 4 8 12 राशि को देखेंगे कि 4 8 12 राशि में किस तरीके के ग्रह भी बैठे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि 4 8 12 राशियां भी भावनात्मक सुख को रिप्रेजेंट करती है। जैसे शुक्र चंद्रमा ने भावनात्मक सुख को रिप्रेजेंट किया कि आप कितना व्यक्ति मानसिक संतुष्ट रहेगा जीवन में, और साथ में 4 8 12 राशियां भी उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर देखिए कि 4 8 12 में ये तो खाली है वैसे, लेकिन यहाँ पर राहु बैठा है जो कि अच्छा नहीं है, तो ये भी मतलब कि उतना अच्छा शो नहीं हो रहा है। अगर हम नवमांश कुंडली की बात करें, तो आप देखिए कि यहाँ पर कर्क में चंद्रमा चंद्रमा बैठा है, जो कि ठीक है, मतलब वो अच्छा फल दे सकता है कर्क राशि के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 4 4 8 12 में यहाँ पे शनि आया, जो कि उतना अच्छा नहीं है। यानी कि एक तरफ हमें राहु मिला, शनि मिला और चंद्रमा मिला 4 8 12 राशियों में, जो कि वो भी अगेन भावनात्मक सुख को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, जो कि हमने अभी ऊपर जांचा था। और यहाँ पर देखिए कि इनके शुक्र चंद्रमा जैसे ग्रह भी, एक तो फायर 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 बहुत ज्यादा आ गया है, 3 तरीके से ये फायर आया है और एक जल आया है, तो वो भी दिखाता है कि हम कहेंगे कि आपको भावनात्मक असंतोष रहेगा, कुछ मानसिक पीड़ा आपको उठानी पड़ सकती है। इस जातिका के 3 प्रेम संबंध रह के टूट चुके हैं, तो वही चीजें कि वो मानसिक जो पीड़ा रही इसने उठाया, और अभी तक ये भावनात्मक रूप से संतुष्ट नहीं है। हालांकि पैसे के लिए, ज्ञान के लिए, कॉन्फिडेंस होने के लिए चार्ट बहुत अच्छा है। अब शनि की बात करें, तो शनि इनका एयर तत्व में गया है। एयर तत्व में हमने शनि को थोड़ा सा अच्छा माना था, जल में जाना शनि का अच्छा नहीं है। हमने मतलब यहाँ पर वाटर वाटर लिख गया है, यहाँ पे शनि होना चाहिए। तो शनि का अगर जल में जाता है तो अगेन वो भावनात्मक रूप से पीड़ा देता है, और शनि के लिए भी अच्छा नहीं है। उसके नेचुरल कारक भी उस तरीके से वहां पर सफर करते हैं, वो कह लीजिए कि धीमा धीमा, और वो दुख की इंटेंसिटी को भी बढ़ा देता है। गुरु जैसा ग्रह इनके एक तरफ अर्थ में गया है और फायर में गया है, यानी कि पैसों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर गुरु जैसा ग्रह पृथ्वी में जाता है। और नवांश कुंडली में फायर में गया, तो हम कहेंगे कि आप समाज में एक तरीके से नामचीन होंगी, प्रसिद्ध होंगी, आपको इज्जत मिलेगी, ये हम कह सकते हैं। तो वो रहा ही जाति का शिक्षक है, तो वो भी एक चीज है। राहु इनका जल में गया है, जो कि अच्छा नहीं है। वो जो बहुत ही चपलता हम देखते हैं राहु से, उसका जल में जाना। और नौमांश कुंडली में वो अग्नि में गया है, तो वो होता नहीं कि जो राहु से हम जोड़ के देखते हैं कि कितना बहुत ही रूप से चपल है, तेज है, तर्रार है, कितना टेक्निकल नॉलेज है आपको, उस चीज पे थोड़ा सा हम कहेंगे कि आप सफर कर रहे हो, उतना अच्छा नहीं। और वही केतु भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये उल्टा हो गया कि केतु आपका अग्नि और जल में जाना चाहिए था, वो आपका बैठा है पृथ्वी और वायु में, जो कि अच्छा नहीं। तो वही चीज है कि ये इस चार्ट पे रहा है, तो इस तरीके से आपको ग्रहों को अलग अलग तोड़ के देखना पड़ेगा कि वो किस राशि और किसके तत्व में जा रहे हैं। क्योंकि इस कुंडली में अगर हम तत्व की बात करें, तो जो सूर्य है इनका वो फायर में गया है और वाटर में गया, यानी कि एक अच्छा एक बुरा। और अगेन जो सूर्य मंगल है वो वही चीज है कि अर्थ में गए, वाटर में गए। अब लेकिन जो सूर्य मंगल के वाटर तत्व ज्यादा आ रहा है, तो हम कहेंगे कि मतलब थोड़ा सा हेल्थ का कंसर्न दिखता है। हालांकि बहुत नहीं, थोड़ा सा हमें फायर तत्व भी ना, तो ये मिला जुला सा स्थिति बन गया। बुद्ध के लिए हमने कहा था कि बुद्ध फायर में अच्छा नहीं होता है, अग्नि में अच्छा नहीं होता है, लेकिन नौमांश कुंडली में एयर में चला गया, तो थोड़ा सा वो भी चलिए ठीक है कि अच्छा फल दे सकता है। ऐसे ही चंद्रमा के लिए फायर में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, भावनात्मक सुख के लिए अच्छा नहीं है। और दोनों तरफ से जन्म और नवमांश कुंडली दोनों में यहाँ पर देखिए कि चंद्रमा फायर में गया है। एक तरफ से ये यहाँ पर धनु में बैठा है, दूसरी तरफ से यहाँ पर मेष में बैठा है, तो ये भी अच्छा नहीं है। वीनस अर्थ में बैठा है, जो कि अच्छा है पैसे के लिए। और वीनस वाटर में गया है, तो वो भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा भावनात्मक सुख के लिए। हालांकि मून का फायर में जाना और दोनों तरफ से फायर में जाना उस भावनात्मक असंतोष को दिखा रहा है।
ठीक है। फिर शनि की बात करें तो शनि आपका एयर में गया है, जो कि अच्छा है। वाटर में जाना शनि का अच्छा नहीं है। जुपिटर फायर में गया है, तो अगेन एथिकल होने के लिए अच्छा हो जाएगा। और एयर में गया है तो ज्ञान के लिए अच्छा हो जाएगा। और राहु आपका अर्थ में गया है। अर्थ में जाना राहु के लिए अच्छा है, लेकिन जल में जाना अच्छा नहीं है। मैंने बताया था कि भावनात्मक रूप से वो दिक्कत को रिप्रेजेंट करता है। और केतु आपका वाटर में गया है, जो कि कह लीजिए अध्यात्म के लिए अच्छा है, लेकिन अर्थ में जाना केतु का अच्छा नहीं। अब इसमें हम बोलेंगे क्या? देखिए कि इसमें जो इनका चंद्रमा जो था, वो दोनों तरफ से एक तो फायर में आया है, तो हमको एक कंसर्न हो जाना चाहिए कि भाई भावनात्मक रूप से चार्ट थोड़ा सा दिक्कत दिखा रहा है। अब इस केस में हम 4 8 12 राशि को भी देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि 4 8 12 राशि में, यहाँ पर देखिए कि 8 राशि जो कि जल की राशि है, उसमें केतु मंगल आ गया, यानी कि इस जातक का जल तत्व थोड़ा सा बिगड़ गया, सफर कर रहा है। जो जल तत्व के ग्रह हैं चंद्र शुक्र, वो भी बिगड़ गए थोड़े से। चंद्रमा तो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। और जो जल की राशियां हैं वो भी बिगड़ी हुई दिख रही हैं। नवमांश कुंडली में आप देखिए तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगेन ये मंगल इसमें आ रहा है। और आपका राहु शनि इसमें आया है, शुक्र भी इसमें आया है, लेकिन बुरे जो तत्व है, मतलब बुरे ग्रह है वो ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि इस कुंडली में 4 8 12 भी पीड़ित था, चंद्रमा भी पीड़ित था। तो वही अगेन भावनात्मक असंतोष को ये भी चार्ट दिखा रहा है। और चार्ट में वही पहले भी हम ये चार्ट कई बार आपको दिखा चुके हैं कि ये डिवोर्स कुंडली है। इसमें देखिए कि जो सप्तमेश है वो आपका केतु के साथ बैठा है, और सप्तम भाव में बैठा है, भी बैठा है। तो सप्तम भाव बहुत ज्यादा एक तरीके से डैमेज हो गया है। तो वही चीज है कि वो उतना अच्छा फल यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो इसको आपको अलग अलग तोड़ के एक तरीके से देखना होगा कि क्या इसमें आ रहा है। इसमें इसकी इस सिस्टम की कुछ खामियां भी है कि कई बार जैसे मिक्सअप रिजल्ट आ जाए, तो उस केस में क्या करना है। तो अगेन मैंने जन्म कुंडली के कई नियम आपको बताए हैं, उसको आप देखिए। ठीक है। वही है ना कि हर सिस्टम से आपको थोड़ा थोड़ा कुछ मिलेगा, तो उसको आपको अपने फलित में जोड़ के देखना पड़ेगा। अब जैसे ये कुंडली है, अब यहाँ पर देखिए कि इसमें खैर हम पूरी तरीके से इसमें अब बांटने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी कुंडली देख के ही जाना जा सकता है। जैसे देखेंगे क्या क्या, जैसे सबसे पहले अगर आपको इस कुंडली में धन की स्थिति जानना है, तो आप 2 6 10 राशि को देखेंगे कि उसमें किस तरीके के ग्रह है। तो यहाँ पर देखिए कि 2 6 10 राशि में गुरु मिला, हमको शुक्र मिला, मंगल में मिला, हालांकि तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु शुक्र जैसे ग्रह 2 6 10 राशि में है, वो तो बहुत अच्छे हैं। और ग्रहों को अगर देखना है कि धन के लिए कौन से ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगेन गुरु शुक्र ग्रह हमारे धन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि गुरु शुक्र तो भाई 2 6 10 राशि में भी बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर लेकिन 3 तरीके से चीजों को आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले राशियां और ग्रह। जैसे अगर धन के बारे में हमको विचार करना पड़ा करना है, तो हम 2 6 10 राशि में बैठे ग्रहों को देखेंगे। उसके बाद हम जो शुक्र और गुरु जो कि धन को रिप्रेजेंट करते हैं, इन ग्रहों को देखेंगे कि किस राशि में गए। तो ये 2 तरीके का इसमें डिवीजन आता है। अगर नवमांश कुंडली की बात करें तो अगेन ये शुक्र और गुरु 2 6 10 में ही बैठे हैं। यहाँ पर देखिए कि ये इसमें प्रोमिनेंट तरीके से आ रहा है, तो हम कहेंगे कि कुंडली पैसों के लिए तो बहुत अच्छी हो गई। ठीक है। और ऐसा रहा भी, जातक ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन अर्जन किया। लेकिन वही चीजें वो अभी थोड़ा सा सफर कर रही है, दशा वशा की दिक्कत है, लेकिन पैसों के लिए स्टार्टिंग में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं रही, क्योंकि दोनों तरफ से जो तत्व है जो कि धन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस तत्व में एक तो शुभ ग्रह बैठे हैं और धन कारक ग्रह बैठे हैं, और जो धन कारक ग्रह हैं वो धन कारक तत्व में ही जाकर के बैठे हैं। तो वो भी इस चीज को कह लीजिए कि अच्छा दिखा रहा है। तो इस सिस्टम को इस तरीके से आपको देखना होगा। इसमें कुछ एक खामियां हैं जो कि अगेन मैंने आपको बताई कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कह लीजिए कि बहुत ही मिक्स तरीके के तत्व आ गए, तो उसमें आप क्या फलित करेंगे। मतलब वाटर भी आ गया, जैसे आपका जो मंगल है वो एक तरफ से तो वाटर में गया, एक तरफ से आपका फायर में गया है। तो उस केस में आपको कह लीजिए कि नवमांश कुंडली को तरजीह ज्यादा देनी है, कि उसकी महत्ता ज्यादा है। फिर आप दूसरी तरीके से देखिए, जन्म कुंडली को भी देखने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि किसी का मंगल कर्क में बैठा है, आप अच्छा नहीं उसको मान रहे, लेकिन उस कर्क राशि में मान लीजिए कि उसके साथ चंद्रमा भी बैठ गया, तो वो मंगल और ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि इस सिस्टम में सिर्फ हम अ, ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे आपका पंचमी पीड़ित होगा, या आप जैसे मान लीजिए मंगल को हम विंग में जाना अच्छा नहीं मान रहे, लेकिन किसी कुंडली में मंगल आपका पंचमी है, तो क्या हम पंचम भाव के लिए बुरा कहेंगे? तो नहीं, सिर्फ हम ग्रह के कारकत्व के लिए बुरा कहेंगे कि भाई जो मंगल है वो पोटेंशियल को शो करता है। वो अगर अग्नि का ग्रह जल में जाएगा तो उतना अच्छा नहीं है। तो सिर्फ इसको ग्रह के कारकत्व पे ही बेस्ड रखिएगा। ठीक है। इसमें हमने आपको बता दिया कि किसी की भावना आपको देखनी है कि जीवन में वो कितना वो भावनात्मक रूप से सुखी रहेगा। आप सबसे पहले चंद्र शुक्र को देखिए कि वो किस तरीके की राशि में गए हैं। अगर वो 4 8 12 में नहीं जाते हैं, अग्नि में जाते
जाते हैं या फिर मान लीजिए 2 6 10 में जाते हैं तो आप कहिए कि उतना अच्छा नहीं है। और उसके बाद हम 4 8 12 राशि को देखिए कि 4 8 12 राशि में अगर पापी ग्रह है तो आप कहिए कि ये चार्ट भावनात्मक रूप से सुखी होने के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे ही धन को देखना है तो आप 2 6 10 राशियां गुरु और शुक्र को देखेंगे। और ज्ञान को देखना है तो आप 3 7 11 राशि और गुरु और शुक्र अगेन उसको देखेंगे कि वो किस राशि में जा रहा है। और हमने नैतिकता के बारे में बात करी ली कि 1 5 9 और सूर्य मंगल गुरु जैसे ग्रह उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अध्यात्म के लिए आपको देखना होगा कि 4 8 12 और गुरु केतु जैसे ग्रह किस तरीके की राशि में, तो किस तरीके से इसमें आपको देखना रहेगा। आप मुझे अपने चार्ट में लगाइएगा, मुझे बताइएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर किसी दिन मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।